Hello students, welcome back to our YouTube channel JRF Session. I am Sneha, your guide and mentor. I hope आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है उन बच्चों के लिए है जिनका हर बार नेट तो हो जाता है लेकिन उनका हर बार JRF रह जाता है। तो स्टूडेंट्स, प्लीज आप हमारे इस वीडियो के साथ एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि जो आज का सेशन है वो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि स्टूडेंट्स, आप आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं कि क्या गलतियां करी हैं उन स्टूडेंट्स ने जिनका नेट तो हो रहा है लेकिन JRF हमेशा रह जाता है। तो उन गलतियों के बारे में हम एक बिल्कुल अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लेंगे, डीप में एनालाइज करेंगे कि क्या उन स्टूडेंट्स ने गलतियां करी थी जिस वजह से उनका JRF रह गया था। तो प्लीज आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और एंड तक जरूर इसको देखना है क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव और बेनिफिशियल आज का जो सेशन है वो होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस क्लास। तो स्टूडेंट, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी है सबसे बड़ी गलती और फर्स्ट गलती जो हमेशा स्टूडेंट करते हैं जिनका नेट हो रहा है लेकिन JRF रह जाता है। वो है हमारी फर्स्ट मिस्टेक की स्टूडेंट क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं पेपर 1 को। कि अब क्या करेंगे स्टूडेंट की क्या करिए, उनके जैसे कॉमर्स है या फिर किसी का पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी है, उनके जो भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक उनके जो पेपर 2 रहते हैं, तो उन्होंने क्या करा, अपना सारा का सारा टाइम क्या कर दिया, पेपर 2 को ही दे दिया। पेपर 1 पर इन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। पेपर 1 को बिल्कुल उन्होंने क्या करा, इग्नोर करा। ना ही उन्होंने उनकी 10 मिनट्स को अच्छे से देखा और ना ही उनके सिलेबस को अच्छे से अंडरस्टैंड करा। अगर हम एक और बात करें कि उन्होंने क्या करा, पेपर 1 तो करा लेकिन सिर्फ अपने एग्जाम से 1 से 2 महीने पहले ही उन्होंने अपने पेपर 1 को उठाया। तो सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट आपने यही की कि जिनका नेट हो गया लेकिन JRF रह गया। तो आपको क्या करना है, अपने जो पेपर 1 है और पेपर 2 है दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। अगर आप इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दोगे तो आपका इस बार भी JRF रह जाएगा, जो हमारा दिसंबर का अटेम्प्ट अगर आप दोगे। तो अगर कोई भी स्टूडेंट है जिसको अब की बार बिल्कुल JRF चाहिए तो मैं ये गारंटी लिख के दे रही हूँ कि आप अगर इस स्ट्रेटेजीज को, इन जो भी आपने मिस्टेक करी है उनको अगर आपने ध्यान से चेक कर लिया तो आप मान के चलिए आपका बिल्कुल JRF हो जाएगा अब की दिसंबर वाले अटेम्प्ट में। तो अब हम बात करते हैं कि आपने क्या करा कि पेपर 1 को आपने प्रिपेयर करा 1 महीने या फिर 2 महीने पहले। तो स्टूडेंट यहीं पर आपकी गलती हो गई कि अब क्या मानते हैं कई स्टूडेंट, उनकी एक ये मिथ है, कुछ आपके क्या होते हैं हमारे दिमाग में मिथ फिट हो जाते हैं कि हाँ पेपर 1 तो आसान होता है, पेपर 1 को तो हम 1-2 महीने पहले कर लेंगे तो और अच्छे से हो जाएगा, और पेपर 2 पर बहुत ज्यादा वो फोकस करते हैं। तो यही सबसे बड़ी गलती है कि आपको पेपर 1 पर भी उतनी ही टाइमिंग इन्वॉल्व करवानी है, उतने ही आपने क्या करनी है, अपने एफर्ट्स को लगाना है जितने आप अपने पेपर 2 पर लगाते हो। क्योंकि आपको स्टूडेंट पता है कि पेपर 2 तो आपका स्ट्रॉन्ग है, आपने पेपर 2 का अपने मास्टर्स में भी पढ़ा है, ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है और अपनी +1 एंड 2 में भी आप उस सब्जेक्ट को पढ़ते हो। लेकिन पेपर 1 आपका ऐसा होता है कि आपने उसमें जो भी टॉपिक्स होते हैं कुछ ही टॉपिक्स को आपने पढ़ा होता है, जबकि हमारा जो 80 to 70% है होता है हमारा टॉपिक वो बिल्कुल नए होते हैं। तो अब नए टॉपिक को आप 1-2 महीने पहले कैसे कर लोगे भला। तो इसलिए जरूरी है स्टूडेंट कि आपका जो भी पेपर 1 होगा उस पे आपको बहुत ज्यादा अब की बार एम्फेसिस डालने की जरूरत है, उस पर आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत है। अगर आप अब की बार फिर पेपर 1 को इग्नोर करोगे तो आपका बिल्कुल भी JRF नहीं होने वाला है। तो पेपर 1 के बिना आपका JRF इम्पॉसिबल है। तो इस चीज को आपको गांठ बांध लेना है कि पेपर 1 पर भी हम उतना ही टाइम इन्वेस्ट करेंगे जितना हम पेपर 2 पर करते हैं। तो हमारी स्टूडेंट ये फर्स्ट मिस्टेक थी कि आपने पेपर 1 को बिल्कुल इग्नोर करा। नेक्स्ट जो हमारी मिस्टेक है कि आपने क्या करा, ओनली प्रिंटेड नोट्स पर ही आपने रिलाई करा। आपने अपने खुद से हाथों से लिखे नोट्स नहीं बनाए कि आपने क्या करा, कुछ चैनल वाले आपको PDF नोट्स प्रोवाइड कर रहे थे, वहां से आपने नोट्स ले लिए, कुछ अकेडमी से आपको नोट्स मिल गए, कुछ आपने क्या करा, बुक्स उठा ली, बुक्स आपने क्या करा, फोटो कॉपीज करवा ली। तो आपने क्या करा, आपने नोट्स तो ले लिए, ठीक है चलो अच्छी बात, आपके पास सबके नोट्स हो गए, लेकिन आपकी सबसे बड़ी गलती यहीं पर होगी कि आपने सिर्फ प्रिंटेड फॉर्म में ही नोट्स को पढ़ा। अगर आप उन नोट्स को, हर एक नोट से अपने टॉपिक को अच्छे से निकालते और अपने हाथों से लिखते, सेल्फ अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाते तो आपका JRF बिल्कुल आपकी सीढ़ियों के आप पास पहुंच जाते, JRF की जो भी सीढ़ियां हैं। तो आपके स्टूडेंट यही गलती रही कि आपने क्या करा, प्रिंटेड नोट्स पर रिलाई करा। अगर हम बात करें कि आपने क्या करा, जस्ट कॉपी कर लिया दूसरों के नोट्स को, ये क्या करा है कि किसी पर्सन ने, किसी अच्छे स्टूडेंट है जो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा था, उसके जो भी नोट्स थे उन्होंने आपने क्या कर लिया, उनके नोट्स को आपने बिल्कुल कॉपी करवा लिया और उनसे आप रीड करने बैठ गए। चलो ठीक है, उन्होंने मेहनत करी थी लेकिन स्टूडेंट मेहनत उनकी थी, आपने सिर्फ क्या करा, कॉपी कर दिया और आप उनको पढ़ रहे हो। ठीक है, आपको क्या हो गया, आप उन चीजों के बारे में पढ़ लोगे, लेकिन स्टूडेंट अब आपकी मेन गलती क्या होगी, आपने उनको चीजों को खुद से नहीं लिखा। जब तक आप चीजों को खुद से नहीं लिखोगे तो आपके माइंड में बिल्कुल भी फिट नहीं होने वाली है।
चाहे आप कितने ही प्रिंटेड नोट से पढ़ लेना, चाहे आप कितनी ही बुक से पढ़ लेना, जब तक आप अपने खुद के लिखे नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आपका जेआरएफ बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड आपको ये ध्यान रखना है, खुद से आपको हाथों से लिखने हैं नोट्स, क्योंकि जब आप अपने हाथों से नोट्स लिखोगे तो आपको क्या करोगे, जब आप हाथों से लिखोगे तो पहले तो उन चीजों को पढ़ोगे एंड देन लिखोगे। अब जब लिख रहे हो दोबारा फिर पढ़ोगे तो क्या होगा, अब जब चीजों को दोबारा दोबारा पढ़ रहे हो, हाथों से लिख रहे हो, तो आपके माइंड में वो और ज्यादा फिट होना शुरू हो जाएंगे, आपके जो भी कंसेप्ट हैं वो और ज्यादा क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, प्रिंटेड नोट्स लेने हैं, बट उन प्रिंटेड नोट्स में से आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। हर एक टॉपिक को उठा लीजिए, डिफरेंट डिफरेंट जो भी आपके नोट्स हैं प्रिंटेड, उनसे टॉपिक से आपको क्या करना है, अपने जो भी नोट्स हैं अपने हाथों से नोट्स बनाने हैं। दूसरों के कॉपी करने से कुछ नहीं होने वाला आपका, तो आपको क्या करना है, अपने हाथों से नोट्स करने हैं और आपके कंसेप्ट भी और ज्यादा क्लियर होते चले जाएंगे। ये थी आपकी सेकंड मिस्टेक कि आपने क्या करा, सिर्फ फोटोकॉपी करवाई, आपने खुद से अपने अच्छे से नोट्स नहीं बनाए। अब हमारी जो थर्ड मिस्टेक है वो आ जाती है कि नो मॉक टेस्ट अटेम्प्टेड। स्टूडेंट ने क्या करा कि वो सोचते हैं कि नहीं मैम इतना सारा सिलेबस है, 10 यूनिट्स पेपर 1 की है, 10 यूनिट्स पेपर 2 की है, हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं है कि हम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें। हमारा जब सिलेबस होगा, जब 1 महीना रह गया एग्जाम का, अब इस टाइम पे तो हम क्या करेंगे, मॉक टेस्ट लगाने लग गए तो मैम हमारा तो सारा काम रह जाएगा, हमारी रिविजन रह जाएगी। तो सबसे बड़ी स्टूडेंट यही गलती आप कर रहे हैं। तो मॉक टेस्ट को आपको बिल्कुल लगाना है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो आप जेआरएफ को बिल्कुल भूल जाइए, फिर आपका नेट हो जाएगा, फिर आप यही वीडियो देखने आओगे कि मैम ने सही बताया था कि काश हम उस टाइम पर ये कर लेते, मॉक टेस्ट लगा लेते, अच्छे से टेस्ट सीरीज परचेज कर लेते और अच्छे से हम रेगुलरिटी को मेंटेन करते, तो आज अब की बार हमारा जेआरएफ हो जाता। तो स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना है कि मॉक टेस्ट लगाने हैं। और एक और गलती स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब सारा सिलेबस हो जाएगा ना फिर मॉक टेस्ट लगाने बैठते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे जैसे आपका सिलेबस हो रहा है कि जैसे आपको 2 या ढाई महीने हो चुके हैं आपके सिलेबस को करते हुए, उसके बाद आप क्या कीजिए, मॉक टेस्ट को लगाना शुरू कर दीजिए कि जैसे जैसे आपके जो भी टॉपिक्स होते जा रही हैं, जो जो यूनिट्स होती जा रही हैं, उन यूनिट्स के आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। क्योंकि स्टूडेंट कंसेप्ट की आपको क्या होना, क्लैरिटी होना और कंसेप्ट को अप्लाई करना, इन दो चीजों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, जब आपने सिलेबस करा जस्ट आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, लेकिन उस सिलेबस को इम्प्लीमेंट कब हो पाएगा आपसे, जब आप उन कंसेप्ट को अप्लाई करोगे। अप्लाई कैसे होते हैं, जब हम मॉक टेस्ट लगाएंगे, पीवाईक्यू लगाएंगे और हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि आपके एग्जाम में कोई आपसे थ्योरी पूछने नहीं आएगा, सिलेबस के बारे में पूछने नहीं आएगा, आपके आएंगे क्वेश्चन आएंगे, और उन क्वेश्चन को जिस स्टूडेंट ने अच्छे से समझ लिया, जिस वे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस वे को अंडरस्टैंड कर लिया और उस वे में ही क्वेश्चन को आंसर किया, तो उसका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे उतने ज्यादा आपको क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आता जाएगा, आपके क्वेश्चन उतने ज्यादा ठीक होते जाएंगे, एक्यूरेसी आएगी आपकी और आपकी ज्यादा से ज्यादा स्पीड भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर हम नेक्स्ट बात करें कि कई स्टूडेंट क्या करते हैं, सिलेबस होने के बाद मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो ये भी आपकी बहुत ज्यादा बड़ी गलती रहती है। अब आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाए तो आपकी टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स भी आप में नहीं होने वाली। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, जिनका नेट होता है, वो बोलते हैं कि मैम हमारा एक क्वेश्चन रह गया था, हमारे 3 क्वेश्चन छूट गए थे, हमारे 2 क्वेश्चन छूट गए थे। अब वही कारण था ना स्टूडेंट कि आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाई। अगर किसी स्टूडेंट ने मॉक टेस्ट लगाए होंगे तो उसका क्वेश्चन बिल्कुल भी छूटने नहीं वाला है, इसकी मैं लिख कर गारंटी दे रही हूँ। तो स्टूडेंट जब मैंने अपनी तैयारी करी थी ना अपनी, तो मैं इतने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाए थे, पेपर 1 के बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट लगाए, पेपर 2 के मॉक टेस्ट लगाए। मॉक टेस्ट के अलावा ही मैंने बहुत सारे पीवाईक्यूज भी करे थे, एक रेगुलरिटी को मेंटेन करा था, कंसिस्टेंसी रखी थी अपनी मैंने प्रिपरेशन में, तो तब जाके मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ हुआ था। तो स्टूडेंट आप देख लेते हो कि हाँ उसका तो जेआरएफ हो गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो स्टूडेंट ऐसे ही नहीं होती चीजें, हर कोई मेहनत करता है तब ही उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें मिलती हैं। तो अगर आपको भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ चाहिए, सेकंड में चाहिए, तो आपको कुछ अलग करना होगा उन बच्चों से जो कुछ मेहनत ज्यादा नहीं करते हैं। आपको खुद से नोट्स बनाने हैं, मॉक टेस्ट जितने ज्यादा हो सके अटेम्प्ट करने हैं। अब स्टूडेंट जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना, तो आपको एक और गलती नहीं करनी है कि फिर आओ आप कहीं 1 साल बाद की मैम मेरा तो अब की बार फिर जेआरएफ रह गया। अब एक गलती ना वहां पर आपको ये नहीं करनी है कि मॉक टेस्ट तो लगा लिया और उसको एनालाइज नहीं करा, तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे जैसे आप पेपर 1 के मॉक टेस्ट लगाओगे कि जैसे पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन का आपने 1 घंटा लगाया, टाइमिंग जो थी आपकी लगी और आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, उसके बाद आपको एनालाइज करना है अच्छे से कि ये नहीं है कि हाँ बस उस क्वेश्चन का आंसर देखा ठीक है रट्टा मार दिया, हाँ इसका तो ये आंसर है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, हाँ अच्छा ये तो ऐसे कर रखा है, इसका मैथ का रखा फॉर्मूला कर लिया याद और चलो भी हो गया। तो ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जो भी आपके मॉक टेस्ट है उनको अच्छे से एनालाइज करना है,
हर एक जो क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो उन चारों ऑप्शन के बारे में आपको अच्छे से समझना है कि अगर ये इसका ऑप्शन का आंसर है तो ये क्यों है, और ये 3 हमारे जो ऑप्शन है इसका आंसर नहीं है तो ये क्यों नहीं है, इसके पीछे क्या रीजन है। तो सारे के सारे आपको एक्सप्लेनेशन में दिए जाते हैं एनालिसिस जब आप अपने मॉक टेस्ट का करोगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप पीवाईक्यू लगा रहे हो, मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तो प्रॉपर एनालिसिस करना है अपने टॉपिक का या फिर जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। विदाउट एनालिसिस आपके मॉक टेस्ट का कोई भी फायदा नहीं है, बिल्कुल उनकी वैल्यू 0 हो जाएगी आपके लिए। तो आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, स्पीड आपकी बढ़ेगी और आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और आपकी टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अब स्टूडेंट हमारी फोर्थ मिस्टेक क्या करते हैं कि जो स्टूडेंट है ना जिनका नेट हो जाता है, जेआरएफ नहीं हो पा रहा, उन्होंने एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल नहीं बनाया, अपना टाइम टेबल नहीं बनाया। तो उन्होंने क्या करा, जब उनकी मर्जी हुई, जब उन्होंने अच्छा 2-4 घंटे पढ़ लिया, 5-7 घंटे पढ़ लिया, जब उनकी मर्जी हुई 1-2 दिन नहीं पढ़ते हैं वो, फिर उन्होंने 5-6 घंटे पढ़ लिया, फिर 2-3 दिन नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसे नहीं करना, आपको एक रेगुलरिटी को, एक कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है। कंसिस्टेंसी कब आएगी, जब आप एक अच्छे से टाइम टेबल को बनाकर चलोगे कि आप डिसाइड कर लो कि मुझे हर रोज इतना टाइम पेपर 1 पर इन्वेस्ट करना है और इतना टाइम मुझे पेपर 2 पे इन्वेस्ट करना है और इतना टाइम मैं सिलेबस को दूंगी और इतना मैं हर रोज अपना रिवीजन को दूंगी और साथ साथ मैं हर रोज एक बीच में हफ्ते में 2 या 3 मॉक टेस्ट मैं साथ साथ लगाती रहूंगी, ताकि मैं कंसेप्ट की क्लैरिटी के साथ साथ कंसेप्ट को क्या कर सकूं, अप्लाई करना भी सीख सकूं। तो इन चीजों को मेरे को साथ लेकर ही चलना है। ऐसा नहीं है कि मुझे छोड़ देना कि अब मैं ये कर लेती हूँ, फिर मैं 2 महीने बाद रिवीजन करूंगी, फिर तीसरे महीने बाद में मॉक टेस्ट लगाऊंगी। तो ऐसा नहीं करना, आपका सारा टाइम चला जाएगा, फिर आप रोते रह जाओगे कि मैं फिर मेरा जेआरएफ रह गया। तो ऐसे नहीं करना है। और अब हम नेक्स्ट बात करें कि अब हमारी नेक्स्ट मिस्टेक क्या रही कि आपने इम्प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करा रिसोर्सेज में, कि जो भी आपने रिसोर्सेज कलेक्ट करे थे, जो जहां से भी आप पढ़ रहे थे, अपना स्टडी मटेरियल था जो भी, वो आपने प्रॉपरली इन्वेस्ट नहीं करा, कि आपने ऐसे टॉपिक्स पे इन्वेस्ट कर दिया, ऐसे रिसोर्सेज पे इन्वेस्ट कर दिया जो आपके रिलेवेंट नहीं थे, कि कुछ आपने क्या कर रखा था, उनमें डीप से अच्छा आपको बताया नहीं गया था, प्रॉपर पीवाईक्यू नहीं थे वहां पर, प्रॉपर आपको मॉक टेस्ट नहीं प्रोवाइड किए गए थे। तो आपको ध्यान रखना है, आपके जो भी रिसोर्सेज होंगे उनमें आपको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करनी है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी आपको देखने को मिल गया, हाँ हाँ ये तो यूजीसी नेट से रिलेटेड है, हम इसको पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं है। आपको एक प्रॉपर रिसोर्सेज पर इन्वेस्ट करना है, प्रॉपर जहां से आपको गाइडेंस मिलती है उसको आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फिफ्थ मिस्टेक क्या रही, कि मैंने क्या करा था कि मेरा 2 बार नेट हो गया मैम, तीसरी बार मैं फिर जेआरएफ से रह गई। तो मेरी क्या गलतियां थी, जो मेरी गलतियां थी उनसे मैंने कुछ सीखा ही नहीं। कि अब मेरा नेट हुआ, चलो ठीक है, मैंने क्या करा, दोबारा फिर मैंने तैयारी करी और फिर मेरा नेट हो गया। मतलब जो मैंने गलतियां करी थी उनको मैंने दोहरा दिया। अब गलतियां कौन दोहराते हैं, बेवकूफ दोहराते हैं। तो आपको बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं बनना है कि आप जब एक गलती करते हो और उस गलती को दोबारा दोबारा दोहरा रहे हो, तो सबसे बड़े बेवकूफ आप ही होते हो। तो स्टूडेंट आपको बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं बनना है। जो आपने गलती करी उस गलती को दोहराना नहीं है, बल्कि उस गलती से आपको सीखना है, ताकि उस गलती को आप दोबारा क्या ना कर सको, दोहरा ना सको, अगेन उसको रिपीट ना कर सको। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब मैंने नेट की प्रैक्टिस करी थी, जब मैंने क्या करा था, अपने यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन करी थी, तो जब मेरा फर्स्ट टाइम नेट हुआ तो ठीक है मैं जेआरएफ से रह गई, लेकिन जब मैंने नेक्स्ट टाइम जेआरएफ की तैयारी करती हूँ तो मैंने जो गलतियां करी, मेरे को एक उनका इंट्रोस्पेक्शन करना होगा। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब आत्मचिंतन, कि मेरी क्या गलतियां थी, मैंने कहाँ पर गलतियां कर दी, कि मैंने प्रॉपर मॉक टेस्ट नहीं लगाए थे, या फिर मैंने नोट्स नहीं बनाए थे खुद से, या फिर मैंने क्या करा था, प्रॉपर मैंने प्रिंटेड नोट्स वो कर लिए थे, इन्वेस्टमेंट नहीं करी थी रिसोर्सेज में। तो मेरे को इन चीजों का अपने अंदर एक दिमाग में क्लैरिटी लेकर आनी पड़ेगी कि मैंने गलतियां कहाँ करी। अब मेरे को गलतियों का ही नहीं पता तो मैं इम्प्रूवमेंट कैसे करूंगी। तो स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक आपको आपकी गलतियों का नहीं पता चलेगा तो आप इम्प्रूवमेंट भी नहीं कर पाओगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपने गलतियां करी एक बार आप बैठ के सोचो, चाहे आपको 4 दिन लग जाए, चाहे आपको 5 दिन लग जाए, लेकिन अगर आपने उन 4-5 दिनों में एक प्रॉपर इंट्रोस्पेक्शन कर लिया तो आप ध्यान के मान के चलिए आपको जेआरएफ में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपको आपकी गलतियों का पता चलेगा। जब आप अपनी गलतियों को देखोगे, पहचानोगे, तो उन गलतियों को क्या करना शुरू करोगे, बंद करना शुरू करोगे, उनको दोहराने की कोशिश बिल्कुल भी दोबारा नहीं करोगे और बेवकूफ भी नहीं कहलाओगे। नेक्स्ट हो जाता है, अब हमारी एक और मिस्टेक थी कि हमारे ऊपर प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी। जब मेरा पहली बार नेट हुआ, अब मैं क्या करती हूँ, किसी एक अच्छे पर्सन के पास जाऊं जो वेल एजुकेटेड हो, जिसको यूजीसी नेट के बारे में अच्छे से नॉलेज हो, जिसको सब्जेक्ट की नॉलेज हो, तो उससे मैं प्रॉपर गाइडेंस लूं। अब मैंने गाइडेंस ही नहीं ली प्रॉपर, दोबारा फिर तैयारी करने बैठ गई। अब मैंने क्या करा, अपनी गलतियों को ही नहीं देखा कि दूसरा मुझे क्या बताएगा, एक प्रॉपर गाइडेंस बताएगा। अब जैसे मैं आपको गाइडेंस बता रही हूँ कि आपने क्या गलतियां करी थी,
इन गलतियों को आपको दोहराना नहीं है, तभी तो आप क्या करोगे, जेआरएफ के पास पहुंचोगे और जेआरएफ को क्लियर भी करोगे। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, एक आपको प्रॉपर गाइड को फॉलो करना है कि जब आपको क्या करे, एक प्रॉपर गाइडेंस दे कि ऐसा नहीं आपको कुछ गलत चीज बताए, मिसलीड करे आपको कहीं। प्लीज स्टूडेंट आप क्या कीजिए, आप एक प्रॉपर गाइड को फॉलो कीजिए, जो भी प्रॉपर गाइडेंस है उनको लीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि हमारे अंदर क्या कमियां रह गई, ताकि हम उन कमियों को दूर कर कर आगे बढ़ सके। तो इनको आपको ध्यान रखना है। आपकी गाइडेंस की कमी थी जिस वजह से आपका 3 बार या 2 बार नेट हो गया और जेआरएफ से आप रह गए। तो एक प्रॉपर गाइडेंस को भी आप लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप गलत गाइडेंस ले रहे हैं, आपको कोई मिसलीड कर रहा है, तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। अपना जो भी गाइड था उसको आप शायद चेंज करना पड़े आपको, तो आप वो भी कीजिए ताकि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। अब स्टूडेंट हमने हमारी मिस्टेक्स को डिस्कस कर लिया है कि हमने ये मिस्टेक करी थी मैम, जिस वजह से हमारा नेट तो हो रहा था लेकिन हमारा जेआरएफ रह जाता है हर बार। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारी फाइनल टिप्स क्या रहेंगी कि अब हमारी मिस्टेक तो हो गई, लेकिन अब हमें उन मिस्टेक को नहीं करना है। अब हमें करना क्या है, तो हमें ये करना है कि हमें इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है पेपर 1 को भी और पेपर 2 को भी। जितना टाइम आप पेपर 1 पे लगाओगे उतना ही टाइम आप पेपर 2 पे लगाओगे। और पेपर 1 में ध्यान रखना स्टूडेंट, जो हमारे प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, डीआई है, मैथ है, लॉजिकल रीजनिंग है या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, इन यूनिट को आपको अच्छे से रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। अगर इन यूनिट को छोड़ दिया फिर यहीं पे आओगे आप देखने कि मैम हमारा तो फिर जेआरएफ रह गया। जेआरएफ रहेगा इस वजह से, अगर आपने इन यूनिट्स को छोड़ दिया। तो डीआई है, मैथ्स है और हमारी लॉजिकल रीजनिंग है, ये इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। यही यूनिट आपको भीड़ से अलग करती हैं। भीड़ मतलब जिन्होंने इन यूनिट्स को नहीं किया, और ज्यादातर 70 to 80% हमारे बच्चे होते हैं इन यूनिट्स को नहीं करके जाते। तो अब 20%, 10% अगर बच्चों में आना है तो आपको क्या करना होगा, डीआई, मैथ और रीजनिंग जो भी हमारे प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा, पीवाइज को प्रैक्टिस करना होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को इक्वल इंपोर्टेंस देनी है। नेक्स्ट हो जाता है, आप खुद से हाथों से नोट्स बनाने हैं। आप ले सकते हो दूसरों के नोट्स, कोई उसमें बुराई नहीं है, लेकिन जो नोट्स लोगे उन नोट्स को आप उठा लीजिए और अदर नोट्स को भी उठाइए और अपने खुद के नोट्स बनाइए। हर टॉपिक के जहां से आपको नोट्स मिले ले लीजिए, लेकिन आप खुद से हाथों से उन चीजों को देखिए ताकि आपके माइंड में वो लॉन्ग टाइम तक क्या रह सके, आपके माइंड में फिट हो सके। नेक्स्ट आ जाता है अटेम्प्ट मॉक टेस्ट साइमल्टेनियसली विद योर सिलेबस, कि जैसे जैसे आप सिलेबस करोगे, 1-1.5 महीना आपको हो चुका है, 2 महीने हो चुके हैं, तो साथ साथ आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। आपको वेट नहीं करना कि सिलेबस कंप्लीट होगा तब मैं जाके मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना शुरू करूंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। तो साथ साथ मॉक टेस्ट लगाने हैं और प्रॉपर एनालिसिस भी करना है स्टूडेंट। ये भी मैं आपको लिख के दे रही हूँ कि अगर प्रॉपर एनालिसिस करोगे इतनी कंसेप्ट क्लैरिटी आएगी ना, इतनी ज्यादा कंसेप्ट क्लैरिटी आएगी, तो कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आ जाए आप बिल्कुल इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे अपने यूजीसी एग्जाम में। तो प्रॉपर एनालिसिस और मॉक टेस्ट साइमल्टेनियसली अपने सिलेबस के साथ अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट है आपको टाइम टेबल बनाना है। आप एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए कि मुझे इस टाइम पर ये काम करना है और इस टाइम पर मुझे रिवीजन करनी है। नेक्स्ट आ जाता है स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स ऑफ एवरी कंसेप्ट। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, एडवांस लेवल पे पहुंच जाएंगे, उनको बेसिक किसी चीज का क्लियर होता नहीं है। तो स्टूडेंट आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट की क्लैरिटी के साथ आपको आगे बढ़ना है आपके एग्जाम में। क्योंकि आप यूजीसी नेट एग्जाम तो क्लियर कर लोगे, लेकिन आगे आपके इंटरव्यूज होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई करोगे, तो वहां पर आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी को भी चेक किया जाएगा। ऐसे नहीं है कि आपको सीधा उठ के आगे एडवांस की चीजें पता है, कंसेप्ट का पता नहीं है, जिस रट्टे मार रखी है। तो आपको इस चीज को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि कंसेप्ट की क्लैरिटी के साथ आपको चलना है। नेक्स्ट हो जाता है मेक अ स्टार्ट विद द पॉजिटिव इंटेंट। तो स्टूडेंट अब आपको ये नहीं सोचना है कि मैम मेरा 3 बार नेट हुआ तो चौथी बार भी मेरा नेट होगा, नहीं। आपको सोचना है कि नहीं मैम अब की बार तो मैं बिल्कुल जेआरएफ लेकर आऊंगी, जैसा जैसा आपने बताया, जैसा जैसा आपने गाइड करा, तो मैं उन ट्रिक्स को, जो भी आपने स्ट्रेटेजीज बताई, उन सबको फॉलो करूंगी। और जो मैंने मिस्टेक्स करी थी उन मिस्टेक्स में दोबारा बिल्कुल भी नहीं करूंगी और एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलूंगी, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलूंगी कि नहीं मैम मैं बहुत अच्छे से अपनी मेहनत करूंगी, जो मैंने गलतियां करी थी उन गलतियों को मैं दोबारा बिल्कुल भी नहीं दोहराऊंगी और मैं लिख के दे रही हूँ कि आपका बिल्कुल जेआरएफ हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको जो आज का सेशन है बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज आप हमारे चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और ज्यादा मोटिवेटेड हो, ताकि और वीडियोस आपके लिए इंफॉर्मेटिव और क्रिएटिव वीडियोस लेकर आए। तो प्लीज स्टूडेंट अगर आपको कोई भी डाउट रहता है देन आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।